हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं जो कक्षा 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए जो इतिहास के जो चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपके एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर अंत तक आप देख लीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम जो आपको बताने वाला हूँ वो सारे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, इस बार जो है आपका एग्ज़ाम वो ओ एम आर सीट पर और जो आपका लिखने वाला भी होगा। ठीक है, एक ही टर्म में होगा, जो आपका होगा लिखने वाला भी और गोला भरने वाला भी होगा। जो आपका जो पहले होता था वैसे अब नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने घोषणा कर दी है। ठीक है, जो पहले आपका होता था कि एमसीक्यू एक टर्म में जो होता था वो एमसीक्यूज जो क्वेश्चन पूछे जाते थे ओएमआर पर गोला भरने वाले, तो फिर सेकेंड टर्म में सिर्फ लिखने वाले। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब ये इस बार जो है वो फर्स्ट टर्म में जो है वो आपका लिखने वाला भी होगा और गोला भरने वाला भी होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस सारे जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं वो हो सके तो आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, क्योंकि यही सब आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पहला जो है आपका यहाँ पर प्रश्न, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, ये है 2 नंबर का। अगर इतना आप लिख देंगे तो आपका 2 नंबर एकदम पक्का है। तो चल यहाँ इसका तो उत्तर है वो है, यहाँ पर जो आपका प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है, तो यहाँ पर उत्तर आपका है सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ। ठीक है, सामान्य जो अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता को वाहन बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है, इसका आपका हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप हम चलिए अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है हर बार आया है एग्जाम में, तो ये आपके इस बार भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो उम्मीद है आप पूरा लिख लेंगे और 100% लाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो उत्तर है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने जो यहाँ पर नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति के ने राजनीति को अभिजात्यवर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यहाँ पर है और आगे भी है आपका, यूरोप में कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान द्वारा नवयुवा का संदेश पहुंचाना। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर दूसरा
जो क्वेश्चन का आंसर हो गया। और यहाँ पर हम चलिए देखते हैं कि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है। ये तो और जो है इम्पोर्टेंट है आपका, जो यहाँ पर ये है जो क्वेश्चन वो आपका और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो तीसरा है वो है 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। ये भी हर बार आया है, इस बार भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यवर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो आपका भी है यहाँ पर और क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका चौथा है। यहाँ पर आप देख लीजिए 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, और यहाँ पर था आपका 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, और यहाँ पर है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इसका जो आपका उत्तर है यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर आपका ये आपका लगभग 5 नंबर का आ सकता है या फिर 4 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए सौम्य मध्यवर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, और यहाँ पर वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने जो है 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजित किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गई। ठीक है, 1848 ईस्वी की इसी के कारण जो है क्रांति वहां पर आरंभ हो गई थी। अगला जो आपका यहाँ पर आपका प्रश्न दिया हुआ है वहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1830 और 1848 की क्रांतियों की सामान्यतः विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर है, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पहला टॉपिक का उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। दूसरा है, वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। और यहाँ पर आपका तीसरा है, वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। और यहाँ पर आपका जो चौथा है वो है, दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। ठीक है, ये सारे जो आपके क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपके एग्जाम हो जाए तो इस वीडियो में आप सारे क्वेश्चन मिला भी सकते हैं और अपना नंबर ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। चलिए, और अगला जो आपका यहाँ पर है, अगला जो आपका यहाँ पर प्रश्न है, छठा है आपका यहाँ पर प्रश्न, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। जो बिस्मार्क था उन्होंने जो कार्य किए थे उनके यहाँ पर चर्चा करने को बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए उत्तर इसका देख लेते हैं। उत्तर है इसका, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहाँ पर और भी आ सकता है एमसीक्यू में, जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहाँ पर बिस्मार्क की थी। एमसीक्यू में यह भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
वह ख्यातनाम राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस के राजदूत भी रहे। सन 1862 में वह प्रसा का चांसलर बना। ठीक है, कौन बना? बिस्मार्क बना था। ठीक है, यहाँ पर सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। ठीक है, यहाँ पर जो है तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1866 सोडवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सीडान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर अगला है, यहाँ पर आपका 7वां जो हो गया आपका क्वेश्चन, वो है, आप देख सकते हैं, लौह एवं रक्त की नीति क्या थी? ये तो आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, जो पहले एग्जाम हुआ था तो यही सब आए थे क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा ना पूरा, तो एकदम पक्का है कि आपका जो पूरा का पूरा नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर है, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। इसका हो गया। और यहाँ पर देखिए आपका 8वां का है, वो है, मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात हुआ? ठीक है, मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपका एमसीक्यू एक बन सकता है क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का कौन था? तो मेटरनिख था जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, और अगला है, यहाँ पर आगे जो आपका दिया हुआ है वो है, वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति का संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बन रखने का समर्थक था। जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोपियों में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात था। तो किसके कारण विख्यात था, ये तो आप लोग देख लिए, यहाँ पर है। आप वीडियो को जो रोक रोक कर है, आप अपने क्वेश्चंस अपने कॉपी में उतार सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन नहीं है। ये आपको ऐसे ही अगर इसे लिख कर और याद करते रहेंगे तो आपको पूरे के पूरे याद हो भी जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो आपका है यहाँ पर वो है, मेटरनिख युग क्या है? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। विनय कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का आतंक हुआ और मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ। मेटरनिख युग का शुरुआत कब हुआ? तो यूरोप में नेपोलियन युग का अंत जब हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई उसी समय। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। यहाँ पर आपका एक एमसीक्यू जो बन सकता है कि मेटरनिख युग की समाप्ति कब हो गई? ठीक है, तो यहाँ पर सन 1848 ईस्वी में। अगला है आपका, यहाँ पर अगला आपका दिया हुआ है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो इसका जो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। अगला है कि जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? कैसे हुआ भाई? तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पर जो है 1815 से 1848 के मध्य जर्मन में औद्योगिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ, रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 में प्रशा की पहल व जाल्वर राइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। तो यहाँ पर जर्मन लाइन शुल्क की संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। अगला जो है आपका यहाँ पर अगला जो आपका है यहाँ पर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मन की एकीकरण जब हो रहा था उसकी जो बाधाएं उसमें फिर क्या थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर है जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। ऐसे ही आपको लिखना है कि ऐसे मत आप अगर सीधे सीधे लिख देते हैं तो ऐसे आपको जो है नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसे आपको लिखना है, सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। यहाँ पर आपको नंबर वाइज लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे है लिखना। नंबर 1, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। नंबर 2, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं, विषमताएं। ठीक है। नंबर 3, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। नंबर 4, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा, ठीक है। और नंबर 5 है मेटरनिख की प्रक्रियावादी नीति। ये हो गया आपका 12वां का आंसर। अगला आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है, इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबुल का संक्षिप्त परिचय दें। तो इसका जो आपका उत्तर है वो है, काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा गया या फिर कहा जाता है। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। सन 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबुल में लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। यह हो गया आपका इसका आंसर। यहाँ पर आपका जो 14वां है, यहाँ पर आपका जो प्रश्न दिया हुआ है वो है, गैरिबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? अथवा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो इसका आंसर है, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सहस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर भी अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। यह हो गया इसका आपका आंसर। यहाँ पर आपका जो अगला है, यहाँ पर जो है आपका अगला वो है, चॉर्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? चॉर्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? इसका जो आपका आंसर है वो है, चॉर्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। इसका जो है सीधा सीधी आंसर है, चॉर्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगला है, अर्नस्ट रेनेन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया?
ऑस्टन रेनर ने राष्ट्रवाद को किस रूप में जो है वो परिभाषित किया, उसे आपको लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रांसीसी दार्शनिक ऑस्टन रेनर ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनर ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी, जिसने अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम आपके लिए वीडियो लाते हैं वही आपके एग्जाम में आते भी हैं। अगर आप हमारा अगर पिछले जो बार का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जाकर के मिला भी लीजिएगा, जो हमने आपका एग्जाम में जो बताए थे वही आए थे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।